हेलो। नमस्कार। आरजे एग्जाम्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, अपनी बात चल रही है तो रिट के जो प्री पेपर हुए थे उन प्री पेपर्स में किस प्रकार के क्वेश्चन, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं या किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में अपन ने चर्चा चल रही थी। तो अपन इंग्लिश में एक पेपर तो अपन ने सोल्व किया ही था रिट का, एक पेपर और है जिसको आज अपन वो करते हैं। तो ये हमारी जो लैंग्वेज फेस्ट है, लैंग्वेज फेस्ट में जब अपन इंग्लिश सुनते हैं इस समय का ये जो हमारा पेपर है 2000 में शायद 12 में ये आया हुआ पेपर है। तो किस प्रकार से ये है देखो, इसमें दिया गया है प्रोज पैसेज दिया गया है और क्वेश्चन नंबर दिए गए हैं इसमें 31 से 37। जो सारे के सारे क्वेश्चंस किसमें से अपने पैसेज से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस है। हम पैसेज को पहले पढ़ेंगे, पैसेज को पढ़ने के बाद इन सारे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन सारे क्वेश्चन के अपन आंसर देंगे। पैसेज में यूं लिखा हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग इज डिफाइंड एज द इंक्रीज ऑफ द एवरेज टेम्परेचर ऑन द अर्थ। जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है वो डिफाइन करता है, इंक्रीज यानी वृद्धि करता है किसके बारे में, एवरेज टेम्परेचर और अर्थ के टेम्परेचर के एवरेज के बारे में हमारे वो वृद्धि करता है। द increase in the earth's temperature is the cause of natural disasters which are the become increasingly frequent all over the world। जिस प्रकार से पूरे हमारे इस वर्ल्ड पर और इसका इफेक्ट हमारे पड़ता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे मान लो प्रोड्यूस बाय द यूज ऑफ केमिकल्स है एंड द बर्निंग फ्यूल्स है इन द मेन कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। हाई लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर। इस प्रकार से पूरा का पूरा जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लोबल वार्मिंग इनके वजह से कई प्रकार के इनमें कॉजेज बन सकते हैं। दिस कैन हैव ए सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द क्लाइमेट ऑफ द रीजन, जिससे हमारे क्लाइमेट का भी इस पे इफेक्ट पड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग कैन वाज मेनी नेचुरल डिस्ट्रेस, विभिन्न प्रकार की जो नेचुरल डिस्ट्रेस है उन पे इसका ये कारण है। प्रोलॉन्ग्ड एंड वाइड स्प्रेड फैलना है, ड्रॉग आउट द हेवी फ्लड्स है बहुत ज्यादा, और वेरी स्टॉर्म आते हैं, मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स पिघलते हैं, और जस्ट सम ऑफ देम। ये सारे के सारे उनमें से कई प्रकार के ये कारण बनते हैं। इसमें फिर लिखा हुआ है देयर विल बी मोर हरियंस एंड साइक्लोनिस इट मे पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और seems that is the world is totally encourage the meat of the crisis countries should get together the find ways to check global warming vehicles buildings appliances etc must display the high standards of the energy efficiency। तो इस प्रकार से हमारे ये ग्लोबल वार्मिंग का एक ये पैसेज दिया हुआ है और इस पैसेज में हमारे क्या क्या कैसे फर्क पड़ता है। तो इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है द वर्ड इज टोटली। टोटली का मतलब लिखना है आपको, क्या मीनिंग लिखनी है। मीनिंग का मतलब होता है कि आपको टोटली का पर्यायवाची वर्ड लिखना है। कौन सा वर्ड लिखना है आपको, पर्यायवाची वर्ड लिखना है, यानी सेम मीनिंग लिखनी है। तो टोटली का मतलब यहाँ पर सेम मीनिंग है आपके कंप्लीटली। क्या मीनिंग है, कंप्लीटली। तो ये जो पैसेज दिए गए इस पैसेज में आपने ये देखा होगा कि यहाँ पे एक तो सेम मीनिंग पूछ लिया, सेम मीनिंग। दूसरा सेम मीनिंग नहीं बोल के उसको आप मेन मीन भी बोल सकते हो। सिनोनिम भी ये होता है। ये सारे के सारे जो सिस्टम होते हैं, ये सारे के सारे जो वर्ड है ये सेम मीनिंग इस प्रकार से ये बोलना, ये सब के सब हमारे इसमें इस सेम मीनिंग में यानी पर्यायवाची वर्ड का ही एक मिलता जुलता ये वर्ड है। तो हमारे पर्यायवाची वर्ड है तो सेम मीनिंग का मतलब पर्यायवाची वर्ड बोल दो आप। सिमिलियर एक वर्ड और है इसमें दिया हुआ, सिमिलियर। तो सिमिलियर, सिमिलियर का मतलब भी आपको क्या बोलना है, सिमिलियर का मतलब भी आपको बोलना है कि ये भी सिनोनिम है। तो सिमिलियर और सिनोनिम, सेम मीनिंग, मीनिंग, ये सारे के सारे वर्ड होते हैं उसके हमें सेम मीनिंग देखना है, उसका आपको सिनोनिम वर्ड ढूंढना है। तो इस फर्स्ट वाले में जो हमारा सिनोनिम वर्ड है ये हो गया हमारा कंप्लीटली, सी वाला हो गया। द अपोजिट ऑफ द मीनिंग, अब आपको इसका मीनिंग का जो फ्रीक्वेंट है इसका आपको अपोजिट वर्ड देखना है। तो इसका अपोजिट वर्ड एक तो लिखा हुआ इनफ्रीक्वेंट, एक लिखा हुआ डिसफ्रीक्वेंट, एक लिखा हुआ यहाँ पर अनफ्रीक्वेंट, एक लिखा हुआ एंटी फ्रीक्वेंट। तो इसमें आपका जो आपकी वोकल रे वगैरह कुछ अच्छी है तो इसका जो फ्रीक्वेंट का जो अपोजिट वर्ड है, अपोजिट वर्ड हो गया
इनफ्रीक्वेंट। आप अपोजिट को कहीं पर, अपोजिट वर्ड को आप, अपोजिट को आप कहीं पर एंटोनिम्स पाओगे, एंटोनिम्स। तो अपोजिट वर्ड का मतलब एंटोनिम्स, उसका उल्टा वाला वर्ड। तो यहां पर आपने देखा फ्रीक्वेंट का उल्टा जो वर्ड है वो आपके इनफ्रीक्वेंट हो गए। नेक्स्ट देखो, दोनों के दोनों जो इस पेपर से जो प्रश्न आए हुए हैं वो सारे के सारे ग्रामेटिकल है और अपने वोकेबुलरी से संबंधित है। थर्ड जो क्वेश्चन है हमारा, थर्ड जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्ट स्प्लिट। इनमें जो चार मीनिंग दी गई है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन के अंदर जो आपकी करेक्ट जो मीनिंग है आपको उसको चूज करना है। तो देखो, OPPRTUNITY, एक तो ये आपकी मीनिंग है, एक अपॉर्चुनिटी ये मीनिंग है, एक ओपर OPORTUNITY है, एक मीनिंग है OPPORTUNITY। तो इनमें से जो आपकी मीनिंग है वो करेक्ट जो मीनिंग है, एकदम सिंपल सेंटेंस है और सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें जो आपकी करेक्ट मीनिंग है वो आपके ये वाली बन जाएगी डी, OPPORTUNITY। ये आपकी करेक्ट मीनिंग है, बन जाएगी। तो ये हमारा नॉलेज किसमें से हुआ, पैसेज में से हुआ, पैसेज के क्वेश्चन बने, लेकिन हमारी वोकेबुलरी किस प्रकार से है हमारी, इसके ऊपर ये डिफाइन करता है। नेक्स्ट, पिक आउट द करेक्ट नाउन फॉर्म्ड फ्रॉम द एडजेक्टिव हाई। अब जो हमारा हाई है इसका जो नाउन क्या है भाई, जो नाउन, एडजेक्टिव किसके बारे में आता है, एडजेक्टिव आता है नाउन के बारे में, नाउन को मॉडिफाई करता है हमारा एडजेक्टिव। तो इसमें सबसे पहले ये पूछा गया है कि हमारा इसमें एडजेक्टिव वर्ड कौन सा है। क्या पूछा गया है कि इसमें हमारा एडजेक्टिव तो दिया हुआ हाई, अब लेकिन हमारा हाई तो हमने एडजेक्टिव दे दिया, लेकिन इसका जो नाउन है वो हमारा नाउन कौन सा होगा। तो ये देखो, एडजेक्टिव तो नाउन को मॉडिफाई करते हैं, तो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देने वाले हमारे एडजेक्टिव हो गए। तो इसमें पूछा है हाई का मतलब ऊंचा, तो अब हमारा इसमें नाउन वर्ड कौन सा है, तो नाउन वर्ड हमारा हुआ एक तो लेंथ, एक टॉल, एक HEIGHT और HEIGHT। दो मीनिंगों में इसमें फर्क है, या लेंथ लंबाई हो गया, या टॉल या लंबा हो गया। एक तो मीनिंग दी हुई है ये, और एक मीनिंग दी गई है। इसमें क्या लिखा हुआ है, एच के बाद में EIGHT लिखा हुआ है, इसमें HI के बाद में GHT लिखा हुआ है। तो ये मीनिंग तो हमारी हो गई रॉन्ग और ये हमारी मीनिंग हो गई है। तो हमारा सी वाला HEIGHT हमारा नाउन वर्ड है। कौन सा वर्ड हो गया, हमारा नाउन वर्ड हो गया। तो नाउन के बारे में हमारी नॉलेज है। और नाउन एडजेक्टिव जो वर्ड है वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन को हो मॉडिफाई करते हैं। नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं ना तो वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो हमें फिर इसमें ये एडजेक्टिव तो दे दिया, लेकिन इसका जो नाउन फॉर्म है, इसका जो नाउन फॉर्म है ये बना है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ नाउन फॉर्म्ड, नाउन फॉर्म बना है इसमें हाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेज टू मेक समथिंग लास्ट लॉन्गर, टू मेक समथिंग लास्ट, ये हमारा एक फ्रेज, क्या वर्ड है, फ्रेज। कैन बी रिप्लेस्ड विद, किसको रिप्लेस्ड करता है, किसके लिए रिप्लेस्ड है। अब सुनो, देखो हमारे वर्ड है हमारे पास में, एक तो है सेंटेंस, एक क्लास और एक फ्रेज। ठीक है, तो ये फ्रेज, क्लास, ये सारे के सारे हमारे एक सेंटेंस के पार्ट है, लेकिन इनमें थोड़ा फर्क है। तो फ्रेज जो होता है उसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होती है। फ्रेज क्या होता है, फ्रेज वो वर्ड होता है जिसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होती है। ठीक है, जो जिसमें कोई वर्ब, फाइनाइट वर्ब नहीं हो तो वो हमारी फ्रेज होती है। आई ना बात समझ में। तो इस सेंटेंस में हमें देखते हैं कि कोई भी फाइनाइट वर्ब है नहीं, तो वो तो वह फ्रेज, हमें फ्रेज की जानकारी जैसे आपने पढ़े हैं बहुत सारे, कई छोटी क्लासों के अंदर आपने फ्रेज के बारे में पढ़ा है, क्लास के बारे में पढ़ा है, सेंटेंस के बारे में पढ़ा है। तो सेंटेंस तो फाइनाइट और इस प्रकार का लेके आता है और क्लॉज भी लेके आता है, लेकिन फ्रेज है वो फ्रेज में कोई भी फाइनाइट वर्ब नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो हमारा फ्रेज बना हुआ है
टू मेक समथिंग लास्ट लॉन्गर, ये कौन सी किसके लिए रिप्लेस्ड हुआ है? तो यहां पर एक मीनिंग दी हुई है आपके प्रोलॉन्ग के लिए, किसके लिए हुआ है? प्रोलॉन्ग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट इन द मीनिंग टूवर्ड द ग्लोबल? ये लियो। अब जो हमारा ग्लोबल है, इस ग्लोबल के लिए हमारा जो अपोजिट वर्ड है वो क्या होगा? रूरल, यूनिवर्सल, अर्बन और लोकल। तो इस ग्लोबल का अपोजिट वर्ड है वो हमारा हो जाएगा लोकल। नेक्स्ट है, तो देखो हमारे अपोजिट, ठीक है, सनोनिम, एडजेक्टिव, नाउन, ये सारे के सारे हमारे किस में आ रहे हैं? अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हमें थोड़ा जानकारी दे रहे हैं। और इसमें थोड़ा दो क्वेश्चन केवल वोकेबलरी के पूछे, जो अपोजिट पूछे, सेम मीनिंग पूछे गए हैं। तो आपको भी अपोजिट वगैरह सेम मीनिंग का ये आपको भी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पिक आउट द करेक्ट वर्ब फॉर्म्ड द एडजेक्टिव नेचुरल। अब जो हमारे नेचुरल है ये हमारा एडजेक्टिव है। अब नेचुरल के लिए हमारी जो करेक्ट वर्ब है वो कौन सी है? हमारी जो करेक्ट वर्ब है वो कौन सी है? एक मीनिंग लिखा हुआ आपके NATURE नेचर, एक लिखा हुआ नेचुरलाइजेशन, एक लिखा हुआ नेचुरलाइज और एक लिखा हुआ नेचुराइज। तो देखो ये भी मीनिंग गलत है। ठीक है, ये प्रकृति है ही, तो यहां पर ये हमारी मीनिंग बन गई NATURALIZE। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा आपके इसमें, इस 37वें के अंदर आपके ऑप्शन बन जाएगा सी वाला। तो करेक्ट वर्ब फॉर्म्ड हमारे नेचर की है, नेचुरलाइज वर्ब बन गई है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट भी हमारे पैसे से रिलेटेड है। और ये 2012 के अंदर दो पैसेज आए थे दिए हुए। थोड़ा और भी इसको कर देते हैं बड़ा, ताकि आप आराम से इसको देख सकते हो। ये भी पैसे से रिलेटेड है। पैसेज हमारे सामने दिया हुआ है और पैसेज को हम पढ़ के और उसके बाद में प्रश्नों का हम आंसर देंगे। ठीक है, हाँ जी। अब लिखा हुआ है यहाँ पर, ये भी पैसेज है, हेल्थ इज यूजुअली डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड डज नॉट कंसीडर मेयर अब्सेंस ऑफ द डिजीज एंड इंजर्स। तो ये हमारे हेल्थ से रिलेटेड एक जो पैसेज है, इसमें हमारे हेल्थ से संबंधित जो भी डिजीज है उस प्रकार के, इसके लिए नेचुरल जो हम थीम है वो क्या कर पाते हैं, उसके उपाय क्या है, उसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए और किस प्रकार से हमें एक हेल्दी लाइफ बनानी चाहिए, ये सारे पर इस प्रकार से ये पूरा सेंट दिया गया मैसेज है। तो इसमें लिखा हुआ है द पहला वर्ड, द वर्ड अब्सेंस इज, जो हमारा जो वर्ड अब्सेंस है इसमें दिया हुआ, हम इसमें देखते हैं अब्सेंस वर्ड कहाँ दिया गया है। तो ये देखो आप, ये लिखा हुआ अब्सेंस इन द मीर ऑफ, इन द मेर अब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इंजर्स। तो यहाँ पर जो हमारा अब्सेंस है वो अब्सेंस हमारे यहाँ पर है क्या? तो हम यहाँ पर देखेंगे, न तो ये कोई हमारा एडजेक्टिव है, पहले बात तो ये वर्ब हमारा है नहीं, तो ये हमारा यहाँ पर अब्सेंस जो वर्ड है ये हमारा एक नाउन कैटेगरी का वर्ड है। कौन सी कैटेगरी का वर्ड है? नाउन कैटेगरी का। यहाँ पर हमारा अब्सेंस जो वर्ड है वो एक नाउन कैटेगरी का वर्ड है। 39, द वर्ड ऑलवेज इज, अब हमारा एक ऑलवेज इसमें वर्ड दिया गया है। तो ऑलवेज जैसे मान लो हम बोल देते हैं ऑलवेज के लिए हम लिखते हैं हमेशा, तो ये दिया हुआ है कि जो ऑलवेज है ये इस वर्ड की कैटेगरी क्या है। तो ऑलवेज हमारे आपने जैसे पढ़ा हुआ है
टेंस के अंदर आपने पढ़ा होगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जो हमारा ऑलवेज है वो उसकी एडवर्ब है। क्या ये एडवर्ब कैटेगरी का है, तो ऑलवेज एडवर्ब कैटेगरी का है। अगर अपन एडवर्ब की बातचीत करें तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। कौन सा है, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, समय को मॉडिफाई करने वाला है ये ऑलवेज वर्ड। किसको मॉडिफाई कर रहा है ये समय को मॉडिफाई कर रहा है। तो इसलिए हमें ऑलवेज के बारे में ये देखना है कि ऑलवेज कौन सी कैटेगरी का वर्ड है। ऑलवेज हमारे एक एडवर्ब है। क्या है ये, एक एडवर्ब है। आई बात समझ में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में बहुत सारे एडवर्ब्स है, जिस एडवर्ब्स के अंदर आप इसको पढ़ते हो, और ये रूटीन वाले एडवर्ब्स है। हम एडवर्ब के बारे में अगर और डीपली अगर जाना चाहते हैं तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम हमारा वह है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, तो देखो इसमें भी आपके वही है, हमारा पार्ट ऑफ स्पीच से संबंधित चल रहे हैं कि ये वर्ड की क्या क्या कैटेगरी है, ये सारी चीज चल रही है। हाँ जी, अब नेक्स्ट है 40 वाला। इन द सेकेंड सेंटेंस ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ द वर्ब फ्रेज इज डिफाइंड इज। तो हमारे सेकेंड सेंटेंस है इस फर्स्ट पैराग्राफ में, जो जो वर्ब है, दो वर्ब फ्रेज है हिज डिफाइंड इज। जो हिज डिफाइंड इज क्या है, तो इसके बारे में अपन देखते हैं। तो ये सिंपल पास्ट टेंस है। तो देखो आपको एक्टिव पैसिव अगर आपने पढ़ा है तो आप आराम से बता सकते हो कि ये हमारा क्या चीज है। ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस को फॉलो करता है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, या क्या है। तो इज डिफाइंड हमारी फ्रेज है, ये एक सिंपल ये वर्ब फ्रेज है। वर्ब फ्रेज में कौन से कैटेगरी का ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। किसका, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ड कैटेगरी का ये जो वर्ड है। इन द थर्ड सेंटेंस ऑफ द लास्ट पैराग्राफ इन दिस वे द वर्ब फ्रेज इन। तो इन दिस वे, इन दिस वे, ये जो हमारी वर्ब फ्रेज है इन दिस वे, ये हमारी वर्ब फ्रेज है। इन दिस वे भी हमारी वर्ब फ्रेज है, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस की है। कौन से की है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की है। ठीक है, 42 विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव ए डिटरमाइन। अब यहां पर लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव द डिटरमाइनर एन। एन को जो डिटरमाइनर करता है वो क्या है। अब एन के बारे में आप डिटरमाइनर के बारे में पढ़ेंगे तो ये एक हेल्थ एक्टिव है, एक ये स्ट्रॉन्ग हैंड है, इंजर्स है, क्या है। तो ये एक एक्टिविटी है। क्या ये एक एक्टिविटी है। द एडजेक्टिव फुल इन इट्स सुपरलेटिव डिग्री। अब हमारे जो पास में है ये फुल वर्ड, इस फुल वर्ड का सुपरलेटिव डिग्री कौन सी है, कौन सी सुपरलेटिव डिग्री। तो डिग्री हमारे पास में तीन प्रकार की है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव में तो हमारे बेस्ट जो मीनिंग होती है वो होती है। ठीक है, कंपैरेटिव हम डिग्री को दो प्रकार से देख सकते हैं। अगर हमें कोई वर्ड में दिया गया है तो हम उस डायरेक्ट कंपैरेटिव डिग्री को अपन कैसे पहचानेंगे, या तो इस मीनिंग के लास्ट में आपको ईयर लिखा हुआ मिलेगा या आपको आगे मोर लिखा हुआ मिलेगा। तो मोर और ईयर अगर लिखा हुआ हो तो वो हमारी कंपैरेटिव डिग्री है। और फिर किसी भी मीनिंग को अगर हमें पहचानना है, कोई भी हमारा एडजेक्टिव है और डिग्री हमेशा एडजेक्टिव की बनती है, तो मोस्ट देख लो या मीनिंग के लास्ट में आप ईएसटी देख लो, तो ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी कौन सी, इसमें पूछा गया उनसे सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री के लिए मैंने दो वर्ड बताए, या तो आपको मीनिंग का पहले एडजेक्टिव के पहले मोस्ट लिखा हुआ मिलेगा, और या फिर आपको उस एडजेक्टिव के एंडिंग में आपको ईएसटी जुड़ा हुआ मिलेगा। तो ये चीजें हमें देखनी है। अब देखो यहाँ पर ईआर वाला ये तो होगा नहीं, यहाँ पर फुलर प्लस ईएसटी लिखा हुआ है तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। अब हमारे ए और सी है, तो हमारे यहाँ पर एक फुलेस्ट भी लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ मोस्ट फुल। तो इस जो वर्ड है, इस वर्ड के पीछे ईएसटी लगा हुआ मिलेगा डबल नाउ कॉन्सोनेंट आने पर। तो हमारा ये सी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। आए ना बात समझ में। 44 वाला क्वेश्चन।
तो इस प्रकार से हमें एडजेक्टिव के बारे में नॉलेज होना चाहिए और एडजेक्टिव के हमें डिग्रीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए और कौन से हमारी डिग्री है, सुपरलेटिव है, पॉजिटिव। देखो पेपर तो बहुत इजी है, एकदम आसान सा पेपर दिया गया था 2012 के अंदर। तो मैंने भी वो भी सोचा कि भाई उसको भी अपन समझा ले, लेकिन आजकल तो पेपर का थोड़ा स्टैंडर्ड है, जैसे कि मैंने उसको पहले आपको एक समझाया था। नेक्स्ट अपन इससे भी और स्टैंडर्ड जो अभी इन कुछ सालों के अंदर जो हुए पेपर उसके बारे में चर्चा करेंगे। 44 लिखा हुआ है, द पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द सेंटेंस ग्लोबल वार्मिंग कैन कॉज बाय नेचुरल डिस्टार्स विल बी। अब जो हमारा एक सेंटेंस दिया गया है, इस सेंटेंस का हमें पैसिव फॉर्म इसमें से कौन सी है ये हमें चुननी है। तो अपन देखते हैं, अगर मान लो आपने पहले पढ़ा है, जब आपने 8th में पढ़ा है चाहे 7th में पढ़ा है, जब भी कभी आपने पढ़ा है तो आपने ऐसे समझा है कि जहां हमारे सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब होगी, उस मेन वर्ब के बाद में एचवी या मेन वर्ब के बाद में आने वाला हमारा जो वर्ड है वो हमारा होगा ऑब्जेक्ट। उस सेंटेंस में हम उस ऑब्जेक्ट को पैसिव करते हैं तो हम इस ऑब्जेक्ट को क्या बना देते हैं, हम उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट। तो इसका अपन सबसे पहले लिखेंगे मैनी। क्या लिखोगे आप, मैनी। फिर लिख देंगे अपन नेचुरल, मैनी नेचुरल। उसके बाद में डिस्टार्स। अब सुनो, यहां पर लिखा हुआ है केन, ये तो हमारे पूरा पूरा हो गया ऑब्जेक्ट। अब हमें लिखा हुआ है यहाँ पर मॉडल के रूप में, आपको क्या मिला हुआ है, मॉडल के रूप में कैन मिला हुआ है। तो जब मॉडल हो सेंटेंस के अंदर, क्या दिया गया हो सेंटेंस के अंदर, जब मॉडल दिया गया हो तो पैसिव वॉइस में अपन क्या करते हैं, मॉडल प्लस बी लगाकर और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं पैसिव वॉइस के अंदर। तो मॉडल हमारे वर्ड है, और एक तो मॉडल वाले वर्ड, एक विल और शेल वाले वर्ड, विल और शेल वाले। तो इनके बाद में भी बी का प्रयोग होगा, वी की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो यहां पर कैन दे रखा है ऑलरेडी, तो कैन के साथ में हमें बी लिखा हुआ ऑप्शन देखना है। अब कैन के साथ में आप देखो कहां लिखा हुआ है बी, ये वाला ऑप्शन। अब देखो सबसे पहले जी किस प्रकार से एक चारों को चारों ऑप्शन में इसमें चुनने का सबसे इजी तरीका है। तो आपने यहां फिर भी पकड़ लिया होगा कि केवल बी तो इसके पास ही दिया हुआ है और बाकी कहीं नहीं दिया गया है। यह कैन का कोड चेंज कर दिया इसने, यह कैन के बाद में इसने बी नहीं लगाया और इसने आर लगा दिया। तो ऐसा सिस्टम इसमें नहीं है। तो मॉडल्स में आपके क्या, इसमें मॉडल्स का जो कोई पैसिव वॉइस बनता है तो आपको मॉडल के बाद में बी और बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग आपको अवश्य मिलेगा। तो यहां पर ऑटोमेटिक बन गया हमारे कैन, और कॉज की जो थर्ड फॉर्म है वो हो गई, और बाय लगाकर ग्लोबल वार्मिंग। इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस बी वाला कौन सा हुआ, एकदम राइट हो गया। तो आप समझे क्या क्या समझना है आपको। देखो एक तो विल और शेल, विल और शेल, तो इसके बाद में आपको बी लिखा हुआ मिलेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। एक मॉडल के बाद में, मॉडल के बाद में भी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। उसके बाद में अगर अपन बात करें इज आर एम के बाद में, अगर सेंटेंस के अंदर इज आर एम प्लस आई एन जी दिया गया हो तो आपको बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाएगी। एक मान लो आपके वॉज वर, वॉज और वर्ब प्लस आई एन जी दिया गया हो तो भी हमें बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। उसके बाद में हमारे पास में मान लो हेव और हेज, और इनके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो हमारे हेव और हेज के बाद में हमें क्या मिलेगा, हेव और हेज के बाद में हमें बीन लिखा हुआ मिलेगा, बीन के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। जैसे अपन सिंपल सेंटेंस में अगर लेंगे तो प्रेजेंट सिंपल के अंदर केवल वी की फर्स्ट भी मिलेगी, वी की बेस फॉर्म मिलेगी, या उसके साथ में आपको एस या बेस मिलेगा। तो अपन नीचे क्या लिखेंगे, नीचे उनके लिए इज आर एम और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। फिर अपन एक सेंटेंस की बात करते हैं, जब वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म के लिए अपन वॉज और वर लगाकर और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार की ये चीजें जो आपके पहले पढ़ी हुई है वही है। इसमें भी अभी और गहरी गहरी खूब सारे टॉपिक है, जब अपन पैसिव के पूरे टॉपिक को समझेंगे ना तो उसमें सारे सेंटेंस को बताऊंगा। ठीक है। तो अपन जो देखो अभी तक आपने 44 31 से लेके 44 तक जो भी अपन ने क्वेश्चन किए, एक ग्रामेटिकल जो क्वेश्चन है हमारा बनता ही आया है। बाकी जो इससे पहले हमारा जो सारे के सारे क्वेश्चन थे वो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चन थे। 45 थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं।
फिर और बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, और बड़ा कर लेते हैं जी। 45, पिक आउट द सेंटेंस विद द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर्म। अब 45 वाले में भी आपको पैसिव वॉइस फॉर्म ढूंढनी है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ढूंढ ढूंढेगा कौन सी इन चारों सेंटेंस में के अंदर एकदम एक्यूरेसी वाला सेंटेंस है। देखो, ऑल द चेयर्स हैव बीन रिपेयर्ड, ऑल द चेयर्स हैव बीन रिपेयर्ड, तो यहाँ पर देखो हैव आया हुआ है, सॉरी, यहाँ पर आया हुआ है हैव, और हेव के बाद में बीन आया हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और अभी आपको मैंने जस्ट पहले बताया था हैज, हैव और हेड, ठीक है, और विल शेल के बाद में भी हैव दिए हुए आएंगे, तो इनके बाद में आपको पैसिव फॉर्म मिलेगी बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपको मिलेगा, ठीक है। ओके जी। अब देखो यहाँ पर आर आ रखा है, आर के बाद में बीन लिखा हुआ है, ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल गलत है। उसके बाद में हेव के बाद में बीइंग आएगा नहीं, यह भी ऑप्शन हमारा गलत है। हेव और एज के बाद में बीइंग आना है, आर के बाद में क्या आएगा, आर के बाद में देखो इज, आर और एम, और एक फिर हमारा वॉज और हमारा वर, तो इन सब के बाद में आएगा बीइंग, क्या आएगा, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इन सब के बाद में। तो ये वाला भी ऑप्शन गलत है, ये वाला भी ऑप्शन गलत है। फिर ये वर वाला, इस वर की हमने यहाँ पर चर्चा भी कर ली थी, वर के साथ में क्या आने वाला है, वर के साथ में भी बीइंग आने वाला है, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये वाला भी ऑप्शन हमारा गलत है, समझे आप। ओके जी। नेक्स्ट वाला 46, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ए क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट जो स्ट्रक्चर है वो हमारा एक सेंटेंस हमें इसमें से चूज करना है। अब देखो, क्वेश्चन बनेगा दो प्रकार से, एक तो क्वेश्चन बनता है आपके हेल्पिंग वर्ब से, और एक क्वेश्चन बनता है डब्ल्यूएच वर्ड से। हेल्पिंग वर्ब से जब अपन क्वेश्चन बनाते हैं तो इसके बाद में इसकी बनाने की सीक्वेंस इस प्रकार से होता है, और डब्ल्यूएच से हमारे क्वेश्चन बनाते हैं तो डब्ल्यूएच के में दो तीन वर्ड ऐसे हैं जिनके बाद में हमें नाउन भी लिखना पड़ता है, और कुछ वर्ड ऐसे हैं जो डब्ल्यूएच के बाद में हमें एचवी की आवश्यकता पड़ती है, उसके बाद में सीधा हमें सब्जेक्ट लिखना पड़ता है ना बात समझ में। अब हमें इसमें से देखना है, देखो यहां पर दिया हुआ है पहले, इसमें पहला है ऑप्शन वायर एवरेज टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, एक तो ये वाला दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा इसमें दिया हुआ है वायर बी एवरेज टेम्परेचर इंक्रीजिंग, थर्ड वाला इसमें दिया है वेयर इज एवरेज टेम्परेचर इंक्रीजिंग, और फोर्थ वाला दिया वेयर डज एवरेज टेम्परेचर इंक्रीजिंग। अब देखो, मैंने आपको यह बताया था कि डब्ल्यू एच का हमारा जो क्वेश्चन है वो कैसे बनेगा, डब्ल्यू एच प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, और डायरेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क, उसके बाद में वर्ब, वर्ब के बाद में क्वेश्चन मार्क, डब्ल्यू एच हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और वर्ब। अब यहाँ पर देखो डब्ल्यू एच, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ रखी है कि नहीं, इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब वर्ब के साथ में आईएनजी, ये लास्ट में दे रखा है, तो ये पहले वाला ऑप्शन गलत। दूसरा वायर आ रखा है बी, लेकिन यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये बी वाले हमारा गलत हो गया। थर्ड वाला है डब्ल्यू एच के बाद में इज दिया हुआ है, एवरेज सब्जेक्ट आ गया, इंक्रीजिंग है हमारी वर्ब आ गई, तो देखो हमारा में जो रूल्स जिस प्रकार से आपने पढ़ा, ये रहा डब्ल्यू एच, ये हेल्पिंग वर्ब, एवरेज टेम्परेचर सब्जेक्ट हो गया, और वर्ब के साथ में आईएनजी, तो ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ पर भी देखो ये वायर है, सही है, डज हेल्पिंग वर्ब आ रखा है, सब्जेक्ट आ रखा है, लेकिन ये इंक्रीजिंग नहीं आएगा डज के साथ में, डज के साथ में वर्ब की कैटेगरी है, वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, तो ये वाला भी आंसर आपके गलत है। तो आंसर कौन सा बन रहा है, वेयर इज एवरेज टेम्परेचर इंक्रीजिंग हमारा सही आंसर है बन रहा है, समझे आप। तो वर्ब के साथ में आपको वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के साथ में वर्ब को भी देखना है, उसके बाद में हमारा जो बेस्ट आंसर है उसमें से वो आपको चुनना है। और वर्ब जो जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेंगे ये दो तरीके से बनेंगे, एचवी से और डब्ल्यू से। एचवी के बाद में आपको डायरेक्ट सब्जेक्ट मिलेगा, उसके बाद में वर्ब आएगी, और डब्ल्यू से आपको क्या करना है, डब्ल्यू मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, सब्जेक्ट मिलेगी, उसके बाद में वर्ब के साथ में जो भी पोजीशन है फर्स्ट स्टेप आईएनजी जो भी आपको हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग कर देनी है। 47 वाला क्वेश्चन, ऋषभ
47 वाला क्वेश्चन क्या है हमारे? 47 वाला लिखा हुआ है, पिक आउट द क्वेश्चंस which the sentence wealth is defined as abundance of a valuable possessions will be an appropriate answer। इसका जो एक appropriate answer है वो क्या बनेगा? पूरा का पूरा सेंटेंस दे रखा है, लेकिन हमें इसका जो आंसर है वो हमें किस प्रकार से देखना है। देखो इसमें लिखा हुआ, वापस एक मिनट, लिखा हुआ देखो, पिक आउट द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन को ये दिए हुए 1 1 2 3 4 4 ऑप्शन में क्वेश्चन दे रखे हैं आपके, ठीक है, 1 2 3 4। तो हमें कौन सा छांटना है? हमें क्वेश्चन छांटना है। किसके लिए छांटना है? हमारा दिया हुआ आंसर वेल्थ इज एज डिफाइंड आउट ऑफ द वैल्यूएबल पोजेशंस। इसके लिए ये हमारा एक एप्रोप्रिएट आंसर है। इसके लिए हमें क्या ढूंढना है? इसमें से ऐसा कौन सा पर्सन है जो इस आंसर के लिए वेल फिट होगा। अब लिखा हुआ है वाई इज वेल्थ डिफाइंड, दूसरा लिखा हुआ है हु डिफाइंड। तो वाई तो अपन हमेशा रीजन के लिए मेंटेन करता है, रीजन को शो करता है। हु जब पर्सन में पूछा गया है तो हमें पर्सन के बारे में इन्फॉर्म करता है। वेन हमें किसको शो करता है? टाइम को शो करता है। और हाउ इज वेल्थ, यह कैसे, तो ये हमारे एक पूरा का पूरा दिया हुआ है कि वेल्थ हाउ इज वेल्थ डिफाइंड, वेल्थ को किस प्रकार से डिफाइंड किया जाता है? तो वेल्थ इज डिफाइंड एज एविडेंस ऑफ ए वैल्यूएबल पोजीशंस। ये इसका करेक्ट हमारा पर्सन है बनेगा। और बाकी इसमें रीजन और पर्सन ये टाइम है, तो इसलिए ये ऑप्शन बनेंगे नहीं। एकदम इजी वाले ऑप्शन आपके दिए गए हैं। 48 वाला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स हैज द सेम वोवल साउंड। यहां पर वर्ड दिए गए हैं, उनके दोनों के आपको सेम वोवल साउंड देखने हैं। क्या देखना है? सेम आपको वोवल साउंड देखना है। अब देखो ये तो बुक बन रहा है, बुक, ये शूज बनाओ, ये साइन, और ये सीन, और ये थ्रो, और ये बन रहा है थ्री। ये बन रहा है हेड, ए की मात्रा बन रही है, और रेड ए, ये भी एक की मात्रा बन रही है। तो यहां पर उ की मात्रा छोटा और यहां पर बड़े उ की मात्रा। यहां पर साइन आ बन रहा है, यहां पर ई बन रहा है। यहां पर थ्रो ओ बन रहा है, यहां पर ई बन रहा है। लेकिन यहां पर जो अंडरलाइनिंग किए हुए वर्ड हमारे, तो इस ई ए का भी ए बन रहा है, इस ई का भी हमारे ए बन रहा है। तो इसलिए हमारे सेम वर्ड कौन से हो गए? बी वाले हो गए। जो हमारे अंडरलाइन किए गए वर्ड है ना, उसके बारे में पूछा गया है, तो इसमें ये वाला आंसर आपके बैठेगा। 49 विच ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बिगेन विद द सेम कॉन्सोनेंट का साउंड। ये हम पर तो वोवल साउंड पूछ लिया, और यहां पर हमें कॉन्सोनेंट साउंड में देखना है कि भाई कख गड़ा में से हमारे कौन सा वर्ड सही बैठ रहा है। यहां पर तो आप बोलते हो के, इसको बोलते हो आप सी, यहां पर बोलते हो उसको नो, नए, और यहां पर बोल रहे हैं आपको नए। यहां पर गे, और यहां पर जिम, यहां पर पार्टी, पा, और यहां पर फो, फलका का, ये पतंग फ, यहां पर बन रहा है प, और यहां पर बन रहा है फ। यहां पर बन रहा है के, और यहां पर बन रहा है जी। यहां पर बन रहा है के, यहां पर बन रहा है से, यहां पर बन रहा है न, और यहां पर बन रहा है न। तो कौन सा वाला राइट होगा? 49 के अंदर सी वाला राइट होगा। ठीक है, ओके जी। फोर्टी नाइन में आपके सी वाला है, इस 48 में आपके बी वाला है, और 47 में आपके डी वाला ऑप्शन। अब नेक्स्ट, तो इसमें आपको क्या करना है इन सब चीजों में? इसमें आपको साउंड के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। एक तो हमें वोवल साउंड पूछ लिया, तो वोवल साउंड के बारे में हमें देख लिया। उसके बाद हमारे कॉन्सोनेंट के बारे में पूछ लिया, तो हमने कॉन्सोनेंट के बारे में भी सुन लिया। तो वोवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड के बारे में हमें दो क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए थे, दोनों के बारे में चर्चा हो गई। नेक्स्ट वाला, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड न्यूज।
तो न्यूज का जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन वर्ड है वो क्या बनेगा? देखो एन जे यू लिखा हुआ है, लेकिन स लिखा हुआ है, एन यू केवल एस लिखा हुआ है, या एन आई यू एस लिखा हुआ है। तो यहां पर क्या आपके बनेगा? एन जे यू जेड, ए वाला आपका आंसर बन जाएगा। ये तो एकदम इजी वाला है। द रोल ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, हमारे इंडिया के अंदर जो इंग्लिश का जो रोल है वो हमारे किस प्रकार से हैं? तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ने पर यहाँ पर लिखा हुआ है कि द रोल ऑफ इंग्लिश इन इंडिया इज दैट ऑफ, हमारे इंडिया के अंदर इसको सेकंड लैंग्वेज के अंदर इसका रोल होता है। पिक आउट द पेज विच फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ द एक्सप्रेसिव प्रेडिक्टिव लैंग्वेज और स्किल। जो हमारे एक्सप्रेसिव करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए लैंग्वेज स्किल्स हमारा कौन सा है? तो इसमें एकदम सामने दिया हुआ ऑप्शन है। ये कौन सा ऑप्शन हो गया? ये इस बार हो गया स्पीकिंग एंड राइटिंग, जिसपे अपन एक्सप्रेसिव भी कर सकते हैं, अभिव्यक्त भी कर सकते हैं, लिखकर भी आपको मॉडिफाई कर सकते हैं। ये वाला भी आंसर हो गया। नेक्स्ट, थर्टी थ्री वाला जो आपका क्वेश्चन है, इन द बिंगलंग मेथड, तो ये हमारे इसमें से आ गया। देखो देखिए कौन सा क्या बन रहा है, कौन सा क्या बन रहा है अपना इसमें देखो। हाँ जी, ये हमारे मेथड के क्वेश्चन आगे, हम इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। देखें आप, इन द bilingual method students are given complete freedom to use the मदर टोंग के बारे में उसको फ्रीडम रखना चाहिए। द मदर टोंग इज यूज्ड बाय द टीचर टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स फ्रेज। राइट, तो यही बैठ रहा है, एकदम इजी है। तो यही होगा जब हमारी जो मातृभाषा है उसको हमारे टीचर एक्सप्लेन करेंगे, मीनिंग समझाएंगे, न्यू वर्ड्स करेगा, तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन बैठ रहा है आपके। इन द सिचुएशनल अप्रोच ए टीचर ट्राइज, तो हमारे एक सिचुएशनल अप्रोच है उसमें टीचर ट्राइज करता है। क्या ट्राइज करता है? फॉलो ए सिलेबस विद द लिस्ट ऑफ सिचुएशन, ये होता नहीं है। एट द टीचिंग द सिचुएशन इन द क्लासरूम, ये नहीं है सर, कोई भी नहीं। तो आपके यहाँ पर होगा ये वो क्रिएट करेगा लाइफ लाइक सिचुएशन इन द क्लासरूम, टीचिंग और लैंग्वेज आइटम्स के बारे में। तो सी वाला ऑप्शन इसमें राइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर यूजुअली डिस्क्राइब्स एज अ रेस्पेक्ट रिसेप्टिव स्किल्स, तो इसमें हमारा रिस्पेक्टिव स्किल्स कौन किस में माना जाता है? तो हमें हमारे सुनने को और हमारे पढ़ने को माना जाता है। तो लिसनिंग एंड रीडिंग वाला ऑप्शन इसमें है। द यूज ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स मेक्स द एक्टिविटी ऑफ द लर्निंग, एक्टिविटी के लर्निंग को मैक्स बनाता है। क्या बना देता है? देखो देखिए क्या बना देता है, आपके ऑप्शन दिया हुआ है कि जब हम मटेरियल होता है किसका, टीचिंग का और लर्निंग का जो मटेरियल होता है वो हमारे एक्टिविटी लर्निंग का पार्ट है, इसमें हमारा क्या बन जाता है, इसमें हमें इजी हो जाता है और फिर हमें उसमें इंटरेस्टिंग भी लेने लग जाते हैं। ठीक है, 57, 57 वाला है। 57 आपके है लैंग्वेज लर्निंग लाइक स्किल, लैंग्वेज लर्निंग लाइक स्किल इज लाइक लर्निंग ए स्किल लाइक साइकिलिंग है, या सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है जैसे फिलोसॉफी है, या कलेक्शन ऑफ द फैक्ट। तो ए स्किल लाइक ऑफ साइकिलिंग वाला ऑप्शन है आपके हो गया। इवैल्यूएशंस इन द एजुकेशन इज, तो इवैल्यूएशन जो हमारा इवैल्यूएशन करता है एजुकेशन एक इस प्रकार से, किस प्रकार से आपको इवैल्यूएशन करेगा? तो इसमें आपका आ जाएगा कि वो हमारे कॉन्टिन्यूस और कॉम्युलेटिव दोनों चीजों को हमारे इवैल्यूएशन का एक एजुकेशन में बहुत बड़ी भूमिका होती है। 59, वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए गुड लैंग्वेज, तो प्रोफिशिएंसी टेस्ट इज दैट मस्ट बी, तो हमारे वो इस प्रकार के जो टेस्ट लिए जाते हैं प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज को गुड करने लिए हमारे चीज को क्या हमें रिक्वायरमेंट होता है इसके अंदर, तो इसमें रिलेबल आपका दिया गया है। और एन
एंटेनमेंट टेस्ट एम्स टू मेजर, किसको मेजर करने के लिए किया दिया जाता है? तो 60वें में आपको देखो, हाउ मच ए लर्नर हैज लर्नड और व्हाट हैज बीन टॉट, तो किस प्रकार से वो पढ़ा सकता है और कैसे वो लिख सकता है, एक और लर्नर के बारे में ये चीज दी गई है। तो 60 के अंदर ए वाला आपके ऑप्शन हो गए। तो ये इस प्रकार के जो सारे के सारे क्वेश्चन थे वो हमने समझे। शायद ये 2012 का जो पेपर था ये मुझे भी देखने में, आपके भी, आपने भी देखा है, क्वेश्चन देखे हैं, बहुत मुझे इजी भी लगा। तो आपके इन दिनों में जो पेपर्स आते हैं, पिछले ईयर तो आए थे, वो थोड़ा हार्ड भी आते हैं और एक अच्छे मेथड के अनुसार वो पेपर आते हैं। चलो अपन नेक्स्ट और नए पेपर के बारे में और अपन चर्चा करेंगे। जब तक को आपको सबको थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम नजदीक आ रहे हैं सबको, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।